तो आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बड़ी अनोखी भी है। आज की क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ने के तरीके पे बात है। वो कौन सा सही तरीका है नोट्स बनाने का या आंसर्स लिखने का? वो कौन सी चीज़ है जिससे मेहनत जितनी हम कर रहे हैं उसका सारा सिला मिल जाए? मतलब वो कौन सी चीज़ है जो बार-बार हमें कोई चीज़ रिपीट ना करना पड़े? तो हम एक काम करेंगे, हमने जो टॉपिक कवर किया है अभी वेद का, वेदास का, उस पर मेंस के क्वेश्चन देखेंगे और उसी पर हम नोट्स बनाना, डिस्कशन कैसे करते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें उसी पर से जोड़कर हम देखेंगे। तो सबसे सही तरीका जो है किसी नोट्स को बनाने का या सबसे सही तरीका जो है आंसर को लिखने का वो ये है कि आपको अपने पेज को 2 भाग में डिवाइड करना चाहिए। यू मस्ट डिवाइड योर पेज इंटू 2। अब देखिए आज थोड़ा-सा अनोखा दिन भी है, मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आराम से बैठकर किताबों को खोलकर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बोलता हूँ। लेकिन आज मुझे बोर्ड दिया गया है इसलिए कि मैं नोट्स बनाना आपको दिखाऊँ। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो अगर हम इस पेज को बाकायदा 2 भागों में डिवाइड कर लें, ये सबसे सही तरीका होता है यूपीएससी के नोट्स बनाने का। इस तरफ का जो पार्ट है वो चीज़ों को नोट करने के लिए है और इस तरफ का जो पार्ट है वो आपकी थिंकिंग के लिए, वो आपको इस बात पर सोचवाने के लिए है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कितनी चीज़ें हैं और वो कैसी हैं और उनका बिल्कुल असली, जिसे आप ये कहते हैं ना कि उनका असली प्रारूप क्या है, मतलब व्हाट इज देयर रियल नेचर, व्हाट इज देयर रियल कैरेक्टर। तो हमने ये किया कि अपने पेज को 2 भाग में डिवाइड कर लिया। इस साइड वाला हमेशा ना आपको थिंकिंग के लिए रखना चाहिए। यू मस्ट थिंक ओवर जो भी आपने पढ़ा है, और इस तरफ का ना एकदम शॉर्ट नोट्स के लिए रखना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के लिए रखना चाहिए। इतना आसान नहीं है मेरे लिए। शॉर्ट नोट्स के लिए रखना चाहिए। अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। 7 तो बड़े सब्जेक्ट्स हैं। 7 बड़े सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में तकरीबन 6 से 13 किताबें हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में 6 अच्छी किताबें हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में 13 अच्छी किताबें हैं। और कितने डेप्थ से क्वेश्चन आएगा इस बात का कोई अंदाजा आप आराम से नहीं लगा सकते। 2023 और 24 के अगर हम पैटर्न को देखें तो एक बात उन्होंने बड़ी तय कर दी है। वो आपसे बेसिक्स और फंडामेंटल्स में से पूछेंगे। वो आपसे उस चीजों में से पूछेंगे जो आपको आता है, पढ़ा है, पर आपसे वो इतना गहरा पूछेंगे कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। दे विल आस्क यू फ्रॉम वेयर यू हैव लर्न। हर क्वेश्चन देखकर आपको महसूस होगा नहीं यार ये मुझे आता है, आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैव लर्नड अबाउट इट, मैंने ये पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है। पर क्वेश्चन की गहराई इतनी है कि आपको महसूस होगा कि यार मैंने इतना पढ़कर भी वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि डेप्थ को वो बढ़ा रहे हैं, आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जब पढ़ना है तो इतना गहरा पढ़ना कि वो जिंदगी भर के लिए काम आए। तो अगर हमको इस तरफ पढ़े हुए पर सोचना है और इस तरफ पढ़े हुए पे से लिखना है, हमसे जो सबसे बड़ी गलती होती है ना यूपीएससी की जर्नी में वो ये होती है कि हम हर चीज लिखते हैं। हर चीज लिखते 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 लिखते, जबकि ह्यूमन मेमोरी ऐसी नहीं है। अब ये बात बहुत फिलोसॉफिकल नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जितनी बार हम किसी चीज को नोट डाउन करते हैं, कॉपी बनाते हैं, उसमें वो सेंटेंस को लिखते हैं, उतनी बार हम एक अपना सेकंड ब्रेन तैयार कर रहे हैं। हम अपना सेकंड ब्रेन बाहर निकाल कर रख रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट ब्रेन एंड दैट इज योर सेकंड ब्रेन। तो सेकंड ब्रेन में क्या होता है अक्सर कि अगर इस ब्रेन में कहीं फेल हुए हम, तो हम सेकंड ब्रेन के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेकंड ब्रेन में ही भर भर कर लिखा, बहुत ज्यादा लिखा, तो फिर ये फर्स्ट ब्रेन उसकी गुलामी करने लगता है।
वो बार बार अपने ही लिखे हुए को पढ़ने लगता है। उसे लगता है कि ये सेंटेंस ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा ही क्यों नहीं याद हो। ये नोट्स बनाने का सबसे भद्दा और सबसे खराब तरीका है कि आप इसके अलावा हर चीज पूरी उस पर लिखिए। जितना ज्यादा आप लिख रहे हैं, इसका एक मतलब है, एक सिंबल है, सबकॉन्शियसली आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कड़वी बात है, उतना आप अपने इस दिमाग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको इतना कम भरोसा है, इतना कम कॉन्फिडेंस है अपने इस दिमाग पर कि आप सेकेंड ब्रेन को जितना हो सके उतना भरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स वेयर द थिंग्स विल बिकम वेरी रॉन्ग। वो चीजें बहुत खराब हो जाएगी। क्यों? हमारा आपस में जो मुहायदा हुआ है वो ये है कि आप सब्जेक्ट के हर पार्ट पर एक किताब बनाएंगे कवर टू कवर। जो सबसे अच्छी होगी मैं उसका नाम आपको बताऊं, और बची हुई जो 6 से 14 किताबें वो बनाना हमारा काम है, हमारी रिसर्च टीम का काम है। उसमें से कंटेंट निकाल कर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में देना आपको, ये हमारी जिम्मेदारी। अब इसमें जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से आज ये क्लास रखनी पड़ी, वरना आराम से आज हम जैनिज्म को पूरा कर चुके होते। एक किताब सब्जेक्ट के हर हिस्से पे कवर टू कवर बनाना निहायत जरूरी है। यू कैन नॉट एस्केप, यू कैन नॉट जस्ट लीव द थिंग्स। अरे नहीं 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 नहीं, ये सर के नोट्स काफी हैं, सर ने बोला है ना, इतनी सारी किताबों से एक जगह बनाया है, उतने काफी हैं। यूपीएससी में काफी कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए? एक किताब है। फिलहाल एंशिएंट इंडिया चल रहा है सर, आपने हमको किताब की कोई नाम नहीं बताया, क्यों? क्योंकि जो किताब मैं आपको प्रिस्क्राइब करना चाहता हूं वो इतनी मोटी है, जिसका नाम उपिंदर सिंह है, और मुझे पता है कि वो आप नहीं पढ़ोगे, और मुझे ये पता है उसे पढ़ने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें छोड़ना क्या है यही ढूंढते ढूंढते 6 महीने निकल जाएं। इसलिए वो किताब मैं पढ़ रहा हूं, उसमें से नोट्स मैं निकाल रहा हूं, हमारी रिसर्च टीम निकाल रही है, उसमें से पेपर हमारी टेस्ट सीरीज की टीम बना रही है। पर इस एंशिएंट इंडिया को छोड़ दें अगर, तो मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी के लिए उनकी एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए कोई एक किताब, बाकी 5-6 किताबें लाना और उसमें से कंटेंट निकालना आपके टीचर का काम है। अब आप सोचिए, नोट्स जैसे आप बनाते हैं, अगर वैसे बनाए जाए तो क्या होगा? अगर मैं सारी सारी बातें यहां लिखूं और ये वर्ड शॉर्ट ना हो, सिर्फ नोट्स हो, हर वो बात जो मैंने पढ़ी है अगर मैं उसको लिख दूं लिख दूं लिख दूं, तो ये कितनी यूजलेस एक्सरसाइज है कि मैंने सारी किताब उठाकर फिर से कॉपी कर, वहां वो लिखा ही हुआ था, मैंने उठाकर यहां लिख दिया। लेकिन जो लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं वो ये जानते हैं कि लिखने से चीजें बहुत याद होती है, और जिस गहराई के सवाल वो पूछ रहे हैं उस गहराई के तहत लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या करें? पूरा सेंटेंस उठा के लिख लें, फिर तो कई साल हमको इस तैयारी के लिए कम पड़ेंगे। नहीं, उस पूरी लाइन में एक वर्ड लिखा है जो बहुत काम का है, जिस वर्ड की वजह से वो पूरी लाइन लिखी गई थी। आपको उस वर्ड को उठाकर शॉर्ट नोट्स के साइड में लिखना है। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड उठाकर शॉर्ट नोट के साइड में लिखना है। पूरा सेंटेंस इस वजह से लिखा गया था क्योंकि उस वर्ड की मीनिंग को लोगों के दिलों में उतारना था। तो आप एक काम करें कि सिर्फ एक वर्ड जो काम का वर्ड है उसको लिखना, बाकी पूरी लाइन नहीं लिखनी है, और अपने इस दिमाग पर भरोसा करें, अपने इस दिमाग पर भरोसा करें। तो जो सेकंड ब्रेन है उसने सिर्फ इंडिकेशंस और सिग्नल्स देने चाहिए, और वो सेकंड ब्रेन के इंडिकेशंस और सिग्नल्स से हमें पूरी लाइन फिर से याद आनी चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। 4 क्वेश्चन मेंस के लेंगे और प्रीलिम्स के फैक्ट्स को उसके हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है? पहले मैं थिंकिंग के साइड मेंस का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। राइट अ ब्रीफ एसे ऑन, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। राइट अ ब्रीफ एसे ऑन, ब्रीफ एसे ऑन terrestrial, the Vedic gods of terrestrial origin. Vedic god
ऑफ टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के वैदिक गॉड्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। यानी टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? बहुत इजी है कि वो गॉड जो पृथ्वी से जुड़े हुए है ना, वो गॉड जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है जो मैंने थिंकिंग साइड लिखा है, इसके हिसाब से हमें सोचना है। और ये वाले साइड अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने अपने पेज को बराबर बराबर डिवाइड किया है। कुछ बच्चे लिखने वाले साइड को थोड़ा बड़ा रखते हैं 60, और सोचने वाले साइड को 40 रखते हैं। यूपीएससी में अच्छी तैयारी है, इस बात का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि दिसंबर तक आपके पास किताबें कम हो, रजिस्टर ज्यादा हो। यानी आपके जो स्क्रोल हैं, रजिस्टर्स हैं, वो भरे भरे हों और किताबें कम हो। इसका मतलब है कि आपने हर चीज नोट करके, हर चीज पढ़कर, हर चीज पर सोचकर पूरी तैयारी की है। तो अब मैं शॉर्ट नोट्स के साइड क्या लिखूं? सबसे पहले तो वैदिक, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक तो टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के मुझे गॉड्स बताने हैं और वैदिक गॉड बताने हैं। तो वैदिक का सबसे पहले मुझे वैदिक पीरियड स्पैन कहां से कहां होता है, कितना बड़ा होता है वैदिक पीरियड, उसको लिखना चाहिए। कितना होता है? तो हम जानते हैं कि 1500 बीसीई से लेकर 500 बीसीई तक होता है। ये वैदिक पीरियड का स्पैन है, 1500 बिफोर द करंट एरा से 500 बिफोर द करंट एरा। एंड ये सिग्निफिकेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं। क्यों? इन्हीं डेट्स में हमारे धार्मिक ग्रंथों की, खासकर वेदास का कंपोजिशन हुआ। ठीक है, वेदास का कंपोजिशन हुआ। द कंपोजिशन ऑफ वेदास वाज डन इन दीज डेट्स। अब देखिए, पूरे पैराग्राफ से मैंने काम की दो चीजें निकाली। एक 1500 से 500 बिफोर द करंट एरा, ये वैदिक पीरियड है, बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ वेद का कंपोजिशन, द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट। ये एक वर्ड है जो शायद मैं भूल जाऊं, तो मैं लिख देता हूं कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, लेकिन मैं यहां लिख दे रहा हूं ओल्डेस्ट, बस इतना ही। ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट, इनका कंपोजिशन इस डेट पे हुआ था। अब आप देखिए कि मैंने ना 6 लाइन में से मुश्किल से 3 वर्ड के नोट्स बनाए। आप होते तो क्या करते? शायद आप पूरी 6 लाइन डर के मारे लिख रहे हो। ठीक है, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये महत्वपूर्ण युग है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों का रचना, जिसे हम वेद कहते हैं, उनकी रचना हुई थी। अब मैं अपने नोट्स में वो लिखूंगा जो मेरी एकदम मतलब स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। और क्या है कि वैदिक रिलीजन जो था ना, वो बहुत सिंपल रिलीजन था। नेचुरल फिनोमिनास को, यानी जो प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्ति थे जिसको वो समझा नहीं पाते थे, उसे देव की संज्ञा देते थे। देखिए हिंदी कितनी अच्छी हो गई है मेरी। तो इसे इंग्लिश में यूं कहते हैं कि भाई, वैदिक रिलीजन वाज अ सिंपल रिलीजन। ऑल द नेचुरलिस्टिक फिनोमिनास, दे वर गिवन द एडजेक्टिव्स ऑफ गॉड। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नेचुरलिस्टिक फिनोमिनास, नेचुरलिस्टिक फिनोमिना को दे यूज्ड टू कॉल इट एज अ गॉड। जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, उसको वो कहते थे कि भाई ये तो गॉड है, नेचुरलिस्टिक फिनोमिना है, ये तो गॉड है। ठीक है, अब ये 3 चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हैं। मुश्किल से अगर इसको मैं सजाकर एक के पीछे एक लिखूं तो मैंने अभी तक सिर्फ 1 लाइन लिखी है, जबकि मैंने 4 पैराग्राफ में से कंटेंट निकाला। और यही 4 लाइनें कॉमा लगा लगा के कॉम्पैक्टली मैं इस क्वेश्चन के आंसर में, मेंस के आंसर में, इंट्रोडक्शन में लिखूं। समझे आप नोट्स कैसे बनाने? ये जो 4 लाइनें हैं, ये मैंने 6 पैराग्राफ से निकाली हैं। क्या मैंने पूरी लाइन लिखी? नहीं। क्या मैंने उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट की? हां। क्या उन बातों से मैं एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं इस आंसर का? सही है? यानी
जब मैं रिवीजन के फेज में आऊंगा तो इस पेज को खोलते ही हर वर्ड पे मैं रिवाइज करूंगा, और इस तरफ इस जब मेंस के रिवीजन पे आऊंगा तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को इन 4 लाइनों से कंपोज करने का रिवीजन करूंगा। इस तरह मेरा प्रीलिम्स भी रिवाइज हो जाएगा, इस तरह मेरा मेंस भी रिवाइज हो जाएगा। बात समझ में आई है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। तो भैया टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के गॉड्स के बारे में बात करना है, मतलब स्थलीय देवताओं जो भूमि के ऊपर हैं, स्थलीय देवताओं पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहला मोस्ट प्रोमिनेंट टेरेस्ट्रियल डेटी से मुझे शुरू करना चाहिए अपना आंसर। तो मोस्ट प्रोमिनेंट टेरेस्ट्रियल डेटी इंदिरा तो नहीं है, वरुणा तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। अच्छा, यूपीएससी ने पीछे टेरेस्ट्रियल गॉड पे क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि आने वाले साल वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड पे पूछे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड मतलब जो स्वर्ग में रहते हैं, जमीन पर नहीं रहते। पहला क्वेश्चन था कि जमीन के गॉड के बारे में बताओ। अब मैं यहां पर इंदिरा वरुणा लिख दूं तो मेरे सारे नंबर कड़े हैं, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे सोचना होगा कि मुझे स्थलीय देवताओं से शुरू करना है, और क्वेश्चन नहीं कह रहा ऐसा, ऐसा नहीं करते हैं तो भी नंबर मिलते हैं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल गॉड से शुरू करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल गॉड कौन सा है मेरे नजदीक? तो मैं लिखूंगा कि अग्नि है। अग्नि सही है ना? टेरेस्ट्रियल गॉड अग्नि है। मोस्ट प्रोमिनेंट टेरेस्ट्रियल डेटी है, ये पहला पॉइंट मैं ना लिखते हुए ये लिखूंगा, गॉड से ज्यादा ये एक मीडिएटर है गॉड और ह्यूमंस के बीच में। याद करिए, वैदिक काल के लोग क्या मानते थे कि अग्नि में कोई भी चीज चढ़ाए तो अग्नि उसको चख कर ईश्वर के पास पहुंचा देती है ना? तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, जिस सेकंड ब्रेन की मदद कर रहा हूं, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं मीडिएटर। मीडिएटर, ठीक है, बिटवीन। अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि ह्यूमंस एंड गॉड्स, वो सोचने वाले साइड के लिए मैंने छोड़ दिया। मीडिएटर बिटवीन, ठीक है। अग्नि को देखते ही मुझे याद आएगा कि ये गॉड है, गॉड होने के साथ साथ ये मीडिएटर है बिटवीन द गॉड्स एंड द ह्यूमंस, मतलब देवताओं और मनुष्यों के बीच में, देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक मध्यस्थ है। हमारे डाले हुई चीजों को अग्नि के माध्यम से देवताओं तक ये प्रसाद पहुंचाता है, देवताओं तक पहुंचाता है, तो बची हुई चीज भी प्रसाद बन जाती है। ऐसा कौन मानते थे? वैदिक आर्यंस मानते थे। सही है, ऐसी है ना? अब सुनना, यहां पर मैं सेकंड लाइन क्या लिखूंगा, तो मीडिएटर तो मैंने लिख दिया, देवताओं तक के कन्वेइंग ऑफरिंग्स टू द डिवाइन, ये एक वर्ड लिख लेता हूं, इससे मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। कन्वेइंग ऑफरिंग्स टू द डिवाइन, कन्वेइंग ऑफरिंग्स टू द डिवाइन, ठीक है, डिवाइन तक के वो ऑफरिंग को पहुंचाते हैं। लेकिन सेंट्रल पीस था ये किस चीज का? अग्नि, यज्ञ का, यज्ञ का। यज्ञ का सेंट्रल पीस क्या था? अग्नि था, है ना? तो यहां पर ये एक वर्ड लिख के छोड़ देता हूं, सेंट्रल पीस, सेंट्रल टू यज्ञ। यज्ञ करने के लिए ये सेंट्रल होता था, बिल्कुल उसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉइंग फोर्स भी है और प्योरीफाइंग फोर्स भी है। ये किसी चीज को, इसकी दोहरी प्रकृति है, ये विनाशकारी भी है और ये शुद्ध कारक भी है, डिस्ट्रॉइंग भी है, समझ रहे हो, और प्योरीफाइंग भी। बस ये एक दोनों वर्ड लिख के मैंने छोड़ दिया, भाई ये डिस्ट्रॉइंग भी है एंड प्योरीफाइंग भी है, विनाशकारी भी है, ठीक है, विनाशकारी भी है और शुद्ध शुद्ध कारक भी है, ये शुद्ध करने वाला भी है। हो गया, 1.5 पेज का मटेरियल मैंने मुश्किल से 7-8 लाइन के नोट्स बनाए। बात समझ में आई है मेरी? बात समझ में आई है? आपसे क्या गलती होती है? आप बैठकर पूरा पोथी पुराण लिखते हो, वो पूरा पोथी पुराण आपके नोट्स में है। अच्छा, अब क्या होगा कि मैंने ना
बीमार पड़ गया था, मेहनत नहीं कर पाया, रोज रोज अपने टारगेट्स को मीट करते मैं इतना दूर चला गया कि मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाया। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मुझे ये लाइन याद नहीं आ रही है, तो मैंने अपने नोट्स में ये लाइन पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, उसकी एक हल्की सी हेडिंग डाल दो कि यहां पर पीडीएफ में पढ़ा था, या इस किताब में पढ़ा था, या कहां पढ़ा था। मीडिएटर बिटवीन, मध्यस्थ किसके बीच में होता है ये मैं भूल गया। कुछ नहीं कर, घबराओ नहीं। आपको वो किताब का नाम यहां पे हल्का सा डला हुआ है, नोट्स फ्रॉम दिस। जाइए वो किताब खोलिए और वहां पर उस पॉइंट को देखिए कि वो मध्यस्थता किस दोनों के बीच में करता। आपका समय बच गया, आपके पॉइंट्स बच गए, समझ रहे हैं, आपका लिखना बच गया। और एक चीज जो बहुत खास है वो हुई, पता है क्या? दुनिया का सबसे एक्सीलेंट रिवीजन ये है कि कोई हमें हिंट दे और हमें पूरी लाइन याद है। कोई हमें क्या दे, सिर्फ हिंट दे, और हिंट देने भर से हमें दुनिया की सारी बातें उसकी याद आ जाए। इससे अच्छे नोट्स नहीं बन सकते। ठीक है, अब आगे चलिए, मैं इस आंसर को आगे दिखाता हूं। तो अग्नि तो हो गया साहब, अग्नि एक छा। दूसरा है कि पृथ्वी, नेक्स्ट वो है पृथ्वी। अब मैं देखिए यहां पर मैं इसे खाली छोड़ रहा हूं। क्यों खाली छोड़ रहा हूं? आरसीए में हम जब डिस्कशन करेंगे तो एक टेबल पर सारे लोग बैठे होंगे, उसमें भी ना एक अजीब सी हालत है। कल को कलेक्टर बनने वाले बच्चों को आज डिस्कशन करना नहीं आता। एक बोलता है, बाकी बैठकर सुनते हैं, और फिर वो डोमिनेट करना चाहता है। फिर हमको लगता है यार ये हमें चांस ही नहीं दे रहा, ये यही बोले जा रहा है, ये यही बोले जा रहा है। 3-4 डिस्कशन के बाद हमारी मुलाकातें आपस में होना बंद हो जाती है। अरे छोड़ यार डिस्कशन, वो बोलता है, किसी को बोलने नहीं देता। नहीं ना साहब, डिस्कशन इस बात का है कि टेरेस्ट्रियल गॉड कौन कौन से। अब सबको नानी याद आ रही है टेबल, क्यों? वो रट के आए हैं, अपना रटा हुआ वो उल्टी करना चाहते हैं। आपने कैद लगा दी, आपने कहा कि सिर्फ पूरा मत बताओ, सिर्फ हमें यह बताओ कि टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के वैदिक गॉड्स। तो फिर दूसरा बोलता है भाई सिर्फ टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के वैदिक गॉड्स को ही हम रिवाइज क्यों करें, हो सकता है इस साल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पूछ दिया तो, है ना। फिर तीसरा बोलता है भाई रुक जा, अगर ऐसा पूछ दिया तो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड है लेकिन उनका टेरेस्ट्रियल से क्या लेना देना। अब ये जो डिस्कशन है वो यहां आएगा, बात समझ रहे हैं। और आपके मेंस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आए। दिस इज योर थिंकिंग स्पेस, उसको आपको बचा कर रखना है। आईएएस बनना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है? कल को जिला अधिकारी बनना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है, जहां से गुजरोगे ना रोड के दोनों तरफ चूना डलेगा। जब तुम्हारी गाड़ी बंगले में घुसेगी ना, 4 गरीब वहां पत्थर पे बैठे होंगे, तुम ड्राइवर से पूछोगे या अपने उससे पूछोगे ये क्यों बैठे हैं, कह रहे हैं सर आपके दर से तुरंत इंसाफ मिलता है, 3 दिन से बैठी है सर, भगाया नहीं भाग रही है। अच्छा बुलाओ उसको। इतना पावर अपने कलम में चाहते हो ना, तो कलम भी चलाना सीखो। और अल्लाह के वास्ते तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, अगर आईएएस बनना है ना, बड़े हो जाओ, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। मेरे नाक पर मक्खी बैठी है, सुन यार तू उड़ा दे। कलेक्टर बनना है, मजाक कर रहे हो, कर रहे हो मजाक। बात समझ में आई? अगला टेरेस्ट्रियल देवता कौन है? तो अगला टेरेस्ट्रियल देवता मेरे देखने में पृथ्वी है। पृथ्वी है। सोचिए अब आप पृथ्वी के बारे में, मैं आपको 30 सेकंड के बाद बताऊंगा पृथ्वी क्या है। किताब में तो ये लिखा है सर पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी को दान करना था, ब्राह्मणास दान में मानते थे। राजसूय यज्ञ के वक्त वो पृथ्वी को छूकर कहता था कि पृथ्वी मैं तुझे इंज्योर नहीं करूंगा। राजसूय यज्ञ मतलब जब वो राजा बनता था, मैं तुझे इंज्योर नहीं करूंगा, तू मुझे इंज्योर मत करना, है ना। और उसके बाद वो खड़ा होता और कहता कि ये तुम्हारा राजा है। पृथ्वी से आने वाला कर बाली, ये राजा के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता। ऐसी है ना, छोटे छोटे में लिख लें। सबसे पहला क्या है, पृथ्वी प्लेड अ वेरी सेंट्रल रोल
सेंट्रल रोल इन राजसूय यज्ञ। राजा बनने का जो यज्ञ है उसमें बिना पृथ्वी के नहीं हो पाएगा, राजसूय यज्ञ। ठीक है। दूसरा, लाइफ है, शेल्टर है, सारा लाइफ यही देती है, शेल्टर देती है, और सबसे बढ़कर बाली सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाली है। खासकर वो पृथ्वी जो रिवर्स के बाजू है, जहां फर्टाइल सॉइल है, बाढ़ में आई हुई, बहकर आई हुई मिट्टी है, वहीं पर हमारे सबसे ज्यादा लोकेशंस हैं। और पृथ्वी को जितनी बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया द्याऊस पिता, द्याऊस का मतलब स्काई फादर के साथ किया गया, जितनी बार मेंशन्ड है वो द्याऊस मेंशन्ड विथ द्याऊस, द्याऊस का मतलब स्काई, स्काई के साथ मेंशन्ड। अब ये सोचने का मुकाम है कि आसमान के साथ पृथ्वी का वर्णन हर बार क्यों आ रहा है, इसलिए मैं यहां एरो निकालकर छोड़ दूंगा थिंकिंग के साइड, कि भाई जितनी बार मदर अर्थ के बारे में कहा गया है उतनी बार स्काई फादर के बारे में कहा गया है। पिता, आकाश पिता के साथ पृथ्वी को अक्सर याद किया जाता है, आकाश को द्याऊस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आकाश और पृथ्वी मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां लाइफ सस्टेन होती है। यहां हम लिख सकते हैं बायोस्फीयर। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जहां जहां जमीन के साथ पानी मिलता है और जहां जहां पानी के साथ सूरज मिलता है, बस जमीन, बस जीवन वही है, जीवन वही है। जहां जहां हमें जमीन के साथ पानी मिलता है और सूरज मिलता है, तो बायोस्फीयर, ये मैंने छोड़ दिया। अब इस थिंकिंग साइड में बायोस्फीयर लिखा हुआ छोड़ा है, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, पता है क्या है? बायोस्फीयर के आंसर्स आएंगे जहां पर, कहां पर? एनवायरमेंट में, या बायोस्फीयर के इकोसिस्टम पर अगर कोई ऐसे आएगा तो मैं ये वाला पॉइंट लिख सकता हूं इंट्रोडक्शन में, कि इकोसिस्टम की बात कुछ हद तक आज से 1500 से 1000 साल पहले, बिफोर द करंट एरा, ये बात तो वैदिक आर्यंस भी जानते थे। जितनी बार वो पृथ्वी लिखते थे, पृथ्वी के साथ हमेशा आकाश पिता के बारे में लिखा करते थे। नाउ लुक एट माय इंट्रोडक्शन। मेरे इंट्रोडक्शन को देखकर अब मेरे एनवायरनमेंट के पूरे आंसर को पढ़ने का मन एग्जामिनर ने बना लिया। इसे कहते हैं एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट। क्रॉस पॉलिनेट करना, इस सब्जेक्ट की चीज उठाकर उस सब्जेक्ट में डालना। एक बच्ची है, उसका थर्ड रैंकर थी, वो हमारे क्लास में थी, तो उसने एक बहुत अच्छी बात बताई थी पूरी क्लास को। उसको जब बुलाया गया कि भाई बता दो इन बच्चों को, उसने बताया कि सर मैंने क्या किया, मैंने 100 टॉपिक्स इतने अच्छे बनाए और इतने गहरे बनाए, 100 टॉपिक्स, कि वो 100 टॉपिक्स को मैं करंट अफेयर्स में भी कोट कर सकती थी, इथिक्स में भी कोट कर सकती थी, एसे में भी कोट कर सकती थी। वो 100 टॉपिक्स मेरी जान थे। आप मुझसे किसी बात पर कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करें, मैं 5 मिनट बाद बड़ा रेलिवेंट उन 100 में से किसी एक टॉपिक की तरफ पूरा कॉन्वर्सेशन घुमाकर उसको डोमिनेट कर सकते। मैंने ऐसे 100 टॉपिक को तैयार किया था जो मेरे खून में बहते थे, और मेरे को जहां मौका मिला है जीएस के पेपर की आंसर राइटिंग में, मैंने दबा के उन टॉपिक्स को कोट किया। इवन एसे में कोट किया तो 130 मिले मुझे एसे। आपको भी ऐसे 100 टॉपिक्स तैयार करने चाहिए। अब फर्टिलिटी और अबेंडेंस ये इतना इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के लिए कि धीरे धीरे गॉड चेंज हो गए। याद करो, ऋग्वेद काल में इंद्र सबसे बड़े गॉड थे, और वरुण सबसे बड़े, इंद्र सबसे बड़े, उसके बाद वरुण। लेकिन लेटर वेद आते आते प्रजापति सबसे बड़े हो गए, या लेटर वेद आते आते गॉड ऑफ क्रिएशन आगे आ गए। क्यों? क्योंकि उस समय वो पैस्टोरलिस्ट थे और वॉरियर्स थे ऋग्वेद काल में। फिर वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे। तो एग्रीकल्चरिस्ट लोगों की प्राथमिकताएं अलग है। वो इंद्र को अपने वज्र के साथ नहीं बुला रहे हैं कि इनकी दीवारें तोड़ दो। वो उस गॉड को खास बुलाना चाहते हैं जो क्रिएशन करे, जो कोई चीज पैदा करे।
तो चेंजिंग नेचर ऑफ गॉड इन अकॉर्डेंस विद अबैंडेंस एंड फर्टिलिटी, है ना। इस लाइन को मैं यहां लिख लूंगा, चेंजिंग नेचर ऑफ गॉड, चेंजिंग नेचर ऑफ गॉड्स विथ अबैंडेंस एंड फर्टिलिटी। अब ये भी सोचने वाला मुकाम है, इसलिए मैंने थिंकिंग की तरफ करके छोड़ दिया। ये भी सोचने वाला मुकाम है कि भाई उर्वरता और प्रचुरता, उर्वरता और प्रचुरता जो कृषि का आधार है, इसीलिए धीरे धीरे पृथ्वी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉड। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, वैसे वैसे उर्वरता, फर्टिलिटी, प्रचुरता, अबैंडेंस, तो पृथ्वी डिड बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉड। इसलिए मैंने एरो निकालकर यहां छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर छोड़ा हुआ है मैंने। उसके बाद तीसरा टेरेस्ट्रियल गॉड मेरी नजर में कौन है, तो तीसरा टेरेस्ट्रियल गॉड मुझे लगता है आपको भी याद आना चाहिए। चलो सोचो, पहले खुद से सोचो, मैं बताता हूं। सोचो, मेरे लिखते ही समझ में आएगा। सोमा, सोमा क्या है? सोमा द डेटी ऑफ द सैक्रेड ड्रिंक। इसके आगे मैं लिख दूंगा, ये पवित्र पेय के देवता हैं, सैक्रेड ड्रिंक है, भगवानों का झूठा है। इसको पीते ही नहीं कहने की क्षमता चली जाती थी और हम कहते थे हर चीज मुझसे हो जाए, है ना। भगवानों का झूठा, असल में क्या है ये? तो जूस ऑफ सोमा प्लांट है, सोम प्लांट का जूस है। सोम प्लांट को क्या कहेंगे हम आज की भाषा में? सोम प्लांट का मतलब होता है ओपियम। ये ओपियम है जिससे हशीश हीरोइन बनती है, ये आपके सबकॉन्शियस पर एक्ट करता है, ठीक है। और इसको पीने के बाद ना आपको ऐसा महसूस होता है कि एक डिवाइन इंसाइट मिल गया। भांग भी इसमें आता है, पीने के बाद आपको महसूस होता है कि अब दुनिया की कोई भी चीज मेरे बस में है ना। तो वो ये मानते थे कि ये भगवानों का झूठा पेय है, इसको पीने के बाद भगवानों वाली एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है, हमें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगती है। लेकिन सोमा की एक खास बात थी, मून की फेजेस के साथ, मून की फेजेस के साथ ये बढ़ता और घटता, ऐसा वो मानते थे। साइकिल ऑफ ग्रोथ, साइकिल ऑफ डीके एंड साइकिल ऑफ रिन्यूअल, मतलब विकास, क्षय और नवीनकरण, इसका बिल्कुल चंद्रमा से जुड़ा होता है। ये बात वो मानते थे, ये बात वो मानते थे। अनुष्ठान के वक्त, यज्ञ करने के वक्त और हमारी चेतना को जगाने के लिए, है ना, सैक्रिफाइस के वक्त और स्पिरिचुअलिटी के वक्त और हमारे कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव एटीट्यूड से भरने के लिए इस जूस का बड़ा इस्तेमाल, ठीक है, इस जूस का बड़ा इस्तेमाल। खासकर सोम इज द गॉड, याद करो, वो कहते थे, ब्राह्मण कहते थे कि ये तुम्हारा किंग है, ब्राह्मणास कहते थे कि ये तुम्हारा राजा है, पर हमारा राजा सोम है। सोम वॉज द किंग, हमारा राजा सोम है, हमारा राजा सोम है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी में मैं नारकोटिक्स के ऊपर आंसर लिख रहा हूं, इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूं सोम को। ड्रग ट्रैफिकिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। अमेरिका या हाई प्रोडक्टिविटी, हाई पर कैपिटा इनकम वाले देशों में इतनी डिमांड की होती है हशीश हेरोइन की, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन है। और थिंकिंग वाले साइड मैंने सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ी है कि आई कैन यूज द सेम कंटेंट इन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स के किसी भी पार्ट में मैं सेम इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। यह है यूपीएससी की तैयारी। समझ में आया मेरी बात? अब अगला देखो, मेरे नजदीक अगला टेरेस्ट्रियल गॉड है, टेरेस्ट्रियल गॉड है वायु। वायु, वायु विंड गॉड है, फोर्स है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सर्वव्यापी है। विंड गॉड, विंड गॉड है,
ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट, गतिशील है, डायनामिक है, डायनामिक है, गतिशील है, ठीक है, गतिशील, और परिवर्तन का सूचक है, चेंज का एजेंट है ना। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो ये है कि इसके साथ एक उषा नाम का सवेरे की चलने वाली हवा है जो क्रिएशन लाती है, वो एसोसिएटेड। और उषा को कहा गया कि ये सूरज की बेटी है। सूरज का रथ सवेरे जब निकल कर आता है यानी भोर होती है, तो भोर की देवी उषा, वो इसके साथ रिलेटेड है। ये भी टेरेस्ट्रियल है, इसके बिना तो जमीन पर कोई टेरेस्ट्रियल कोई लाइफ ही नहीं है। आप मेरा आंसर देखिए, आप मेरा आंसर देखिए अब कितना प्रोफाउंड हो गया, प्रोफाउंड हो गया, नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में हो गया। अब मैं कंक्लूजन लिखना चाहता हूं, तो कंक्लूजन बहुत अच्छा है। कंक्लूजन ये है, मैं थिंकिंग वाले साइड लिखूंगा कंक्लूजन। क्यों? कंक्लूजन बदलेगा जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ती जाएगी, कंक्लूजन चेंज हो। एक तो मैं लिखूंगा इनका सिंपल मजहब था, जो नहीं समझा पाते थे उसे गॉड कहते थे। दूसरा, फिजिकल फोर्सेस ऑफ द नेचर को एंथ्रोमॉर्फिक, फिजिकल फोर्सेस ऑफ द नेचर को ये एंथ्रोमॉर्फिक रखते थे, एंथ्रोमॉर्फिक। इस वर्ड के दो टुकड़े करके मैं इंग्लिश सीखूंगा। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन लाइक, ह्यूमन, और मॉर्फिक का मतलब ह्यूमन लाइक, एंथ्रोमॉर्फिक। अगर मैं इसे हिंदी में कहना चाहूं तो प्राकृतिक ब्रह्मांडीय शक्तियों को ये मनुष्य रूपी बहुदेववाद को मानते थे। प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों को, ब्रह्मांडीय इस वर्ड, इस आंसर में ब्रह्मांडीय वर्ड यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल गॉड्स पर सीधा क्वेश्चन। प्राकृतिक शक्तियों को इंसानी स्वरूप, मनुष्य के स्वरूप में बहुदेववाद की तरह ये मानते थे। मनुष्य के रूप में, मनुष्य की तरह ये देवी है, वो देवता है, उसके हाथ हैं। मनुष्य रूपी बहुदेववाद, प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य रूपी बहुदेववाद की तरह ये मानते। हाउ ब्यूटीफुल इज माई आंसर। 17 साल अंग्रेजी में पढ़ाया है, पिछले साल बहुत अच्छी बैच मिली, शानदार बच्चे मिले, उसमें से 35 हिंदी मीडियम के थे। तो वो कह रहे थे सर हमसे तो इंग्लिश नहीं हो रहा, आपकी इंग्लिश बहुत हार्ड है। मैं रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं है, अब मैं क्या करूं, तुम घर चले जाओ, कुछ नहीं। मैंने हिंदी सीखी और 1 साल हुआ है, अभी 9 महीने हुए हैं, मैं हिंदी में किसी को भी पटक सकता हूं। ऐसा अल्लाह की अता से अंदर से दुआ है कि ऐसा एक दिन हो जाएगा कि मैं हिंदी में किसी को भी पटक सकता हूं। आप ये एटीट्यूड कब लाएंगे अपने अंदर? सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो ये जो इंग्लिश है यहाँ तो ये इंग्लिश तुम्हारी पर्सनालिटी को बदल के रख देगी। ये इंग्लिश क्यों नहीं नोट करते? अगर हिंदी मीडियम से पढ़ा तो इंग्लिश क्यों नहीं नोट करते? सर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं सर, तो फिर तो हिंदी के ये वर्ड, ये तो तुम्हारे लिए हीरा सोना चांदी है। दोनों भाषाओं पे समझ में आई ये बात? अब आप देखिए हमने यहां क्या किया है। 7 पेज का कंटेंट था, उसके नोट्स हमने ऐसे बनाए कि मुश्किल से 1.5 पेज में और टोटल 12 से 14 लाइन में खत्म हो गया। 12 से 14 लाइन में खत्म। दिस इज नोट्स मेकिंग। एंड नाउ व्हेन यू आर रिवाइजिंग, कम टू दिस साइड, कम ऑन दिस साइड एंड नाउ रिवाइज। एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसका ऑप्शनल तय नहीं है ना, कि भाई मेरा तो ऑप्शनल तय नहीं है सर, मैं क्या बताऊं, कोई बात नहीं। क्या करोगे? क्या लोगे ऑप्शनल? प्रिफरेबल ये है तुम्हारे लिए कि कोई ऐसा ऑप्शनल लो जिसका जीएस में बहुत काम पड़े, क्योंकि जीएस में ऑप्शनल लेवल से गहरे क्वेश्चन आते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक ऑप्शनल में ये पूछा गया होगा कि भारत के इतिहास को गांधी जी के बिना सोचे। पहली बैच में कुछ बच्चे कहते थे सर आंसर राइटिंग का हर आंसर नहीं कराया, मेरा कराया हुआ आंसर वो पूछेंगे?
क्वेश्चन देखो, आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? जब आया उसके अगले साल क्वेश्चन आया कि भारत के इतिहास को गांधी के बिना सोचे। मतलब गांधी जी को माइनस करके 15 लाइंस में खूब अच्छी बात लिखनी है। अगर गांधी जी नहीं होते तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट टूट गए होते, कांग्रेस के 2 टुकड़े हो चुके होते। अगर गांधी जी नहीं होते तो दलितों की आवाज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आती। अगर गांधी जी नहीं होते तो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा जो बहुत लेट हुआ, 1937 से बीज बोए गए थे, वो 1940-41 में ही हो जाता। अगर गांधी जी नहीं होते तो हम पर टेररिस्ट का तगमा लगाकर बड़ी तादाद में हमारे साथ जलियांवाला बाग किया जाता। सोचने पर आएगा, ये थिंकिंग स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ऑप्शनल लो तो ऐसा लो जिसका काम हो। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं आप लिखें। आई वॉन्ट यू टू राइट, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लाया हूं मैं, आप मेरे सामने लिख कर देखिए। एक सेकंड, मुझे ना थोड़ा बोर्ड पे मजा नहीं आता, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन लिख के दिखाना था इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? यहां देखिए, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं। ऐसे गॉड्स के बारे में लिखना है जो टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के नहीं है। टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के गॉड नहीं है, नॉट। चलो, नॉट पहले लिखना था, मैं बाद में लिख देता हूं। नॉट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, येट दे हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स। क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये यूपीएससी ने नहीं पूछा। येट दे हैव सिग्निफिकेंट टेरेस्ट्रियल, सिग्निफिकेंट टेरेस्ट्रियल इंप्लीकेशन। सिग्निफिकेंट टेरेस्ट्रियल इंप्लीकेशन, देखिए आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, ये क्वेश्चन था। उसके अगले ही साल क्वेश्चन आया कि गांधी के बिना भारत के इतिहास को सोचें। क्वेश्चन आया था इससे पहले वाला, क्या? टेरेस्ट्रियल गॉड ऑफ वैदिक ओरिजिन के बारे में बताओ, टेरेस्ट्रियल गॉड ऑफ वैदिक ओरिजिन। मैंने क्वेश्चन बदल दिया, नॉट टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, उनका भूस्थलीय ओरिजिन नहीं है, उत्पत्ति जो है वो स्थलीय नहीं है, अर्थ पे नहीं है। नॉट ऑफ टेरेस्ट्रियल ओरिजिन येट सिग्निफिकेंट टेरेस्ट्रियल इंप्लीकेशन है, लेकिन उनका असर भूस्थलीय और धरती पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ऐसे गॉड्स को आपको सोचना है। आपको मिलते हैं 3 मिनट, आपका समय शुरू होता है। अब स्केलेटन लिख कर देखिए, लिख के देखिए, कोशिश करिए। मैं आपको सुझाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये ऐसे लिख सकते थे, ये ऐसे लिख सकते थे। लेकिन 1 मिनट लीजिए, पहले 1 मिनट लेके खुद सोचिए, उसके बाद मैं आपकी मदद करूं। टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के गॉड्स नहीं है, लेकिन उनका टेरेस्ट्रियल मतलब उनका जमीन पर बहुत गहरा असर है। बहुत आसान आंसर इसका, इतना इजी है, इतना इजी है। कमान ट्राई, कमान बच्चों, आईएएस बनते हैं यार, अपनी पर्सनालिटी बढ़ाते हैं यार। आमिर के जवाब से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि सर पहला गॉड, वेरी गुड आमिर, मोहम्मद आमिर, पहला गॉड जो टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का नहीं है पर टेरेस्ट्रियल इंप्लीकेशंस बहुत स्ट्रांग है, वो इंद्र है। इंद्र, ठीक है? क्या है इंद्र? ऋग्वैदिक टाइम्स में किंग ऑफ गॉड्स हैं। तो मैं इसके आगे ही लिख दूंगा शुरुआत में, बाद में ये सेकेंडरी हो गए। जब एग्रीकल्चरिस्ट ने डोमिनेट किया तब ये सेकेंडरी हो गए। शुरुआत में तो किंग ऑफ गॉड्स थे, किंग ऑफ गॉड थे। आज इन्हें रेन के साथ एसोसिएट किया जाता है, स्टॉर्म के साथ, तूफान के साथ, रेन के साथ, बिजली कड़कने के साथ एसोसिएट किया जाता है। तूफान, बारिश, बिजली कड़कना इंद्र के कैरेक्टर्स में था। इन सब का गहरा असर जमीन पर पड़ता है। क्या पड़ता है? पहले मैं लिख लूंगा, यहां पे नोट्स बना रहे हैं ना हम तो। रेन, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म के और एक चीज लिख ली, वज्र कहते हैं इसे। इन सब का इस्तेमाल जमीन पर, लाइफ ऑन अर्थ। आपको एक लेक्चर में मैंने बताया था, जब बिजली कड़कती है
तो नाइट्रोजन रेन वाटर में घुलता है, तो उस रेन को हम नाइट्रीफाइंग रेन कहते हैं, या उस रेन को एक बहुत अच्छा नाम दिया हमने, क्या, फर्टिलाइजिंग रेन कहते हैं। जब बिजली कड़कती है बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा इतना ही नहीं, वृत्र, याद करो वृत्र कौन था, एक डेमन था, इनके देखने में एक अजगर था जिसने पेट से पानी रोका हुआ था। उस वृत्र को तोड़कर पानी को आजाद करने के लिए ऋग्वेद में दुआएं लिखी हैं इन्होंने। अरे हाँ कि ना, हे इंद्र अपने वज्र से वृत्र के पेट को पे मारो और पानी को रिलीज करो, और पुरंधरा पूरम भेटका, ये वर्ड्स को मैंने लिख लिया, पुरंधरा पूरम भेटका। फिर मैंने यहां से एक एरो खींच के छोड़ दी, आरसीए के डिस्कशन के बाद वहां पर मैं छोटा सा कुछ लिखूंगा। यहां पर मैंने एक एरो खींच के क्या छोड़ी है, ये पुरंधरा पूरम भेटका, ये वर्ड खत्म क्यों हो गए, क्योंकि अब सब एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। पहले वॉरियर्स थे, अब एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, तो उनको लेना देना नहीं है इससे। पुरंदरा का मतलब किलो को तोड़ने वाले, सीटाडेल को ढहाने वाले, तुम हमारी मदद करो। सही है, पहला आंसर का पार्ट सही है। दूसरा यम, यम द गॉड ऑफ द डेथ, यम द गॉड ऑफ द डेथ है। ठीक है, इजी है, मरकर जाना है, मिट्टी में मिलना है, द गॉड ऑफ द डेथ। इसका जमीन पर कितना गहरा असर है, बर्थ, डेथ और रीबर्थ, ये तीनों चीजें उस पे करता है। ऐसा इनकी मान्यता है कि मरने के बाद नरक का ये देवता है जो नरक में हमें सजाएं देता है, द पनिशमेंट्स इन द हेल, है ना, पनिशमेंट्स इन द हेल। मरने के बाद दोबारा जीवन है, उस जीवन में ये हमें सजाएं देता है, ये यम है। ठीक है, तीसरा एक गॉड था जो आपसे नहीं छूटा होगा, रुद्र, द फियर्स गॉड। ये टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का है, फियर्स गॉड, लेकिन इसका जमीन पर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का है, लेकिन इसका जमीन पर बहुत लेना देना। रुद्र एक खराब गॉड है शुरुआत में, बाद में शिव बने ये। फियर्स हैं, गुस्से वाले हैं, विनाशकारी हैं, उग्र हैं, फियर्स हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं। नेचर के वो फोर्सेस, नेचर को वो फोर्सेस को पर्सोनिफाई करता है जो चीजों को विनाश कर देती। नेचुरल नेचर्स, नेचर्स डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और इसका जमीन पर बहुत असर, जंगल की आग हो या भूकंप हो, उसका असर बहुत पड़ता है, उग्र देवता है। उसके बाद एक गॉड है जो पराजन्य है, पराजन्य का ज्यादा लेना देना रेन से है। ये जो पराजन्य गॉड है ये रेन गॉड है, तो जाहिर सी बात है जमीन पर इसका इंप्लीकेशन है, लेकिन ये एसोसिएटेड किससे है, इंद्र के साथ। ही इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द इंद्र है। और ये रेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉप्स को, फसलों को सस्टेन यही करती है, ग्रो यही करती है। तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंद्र लिख दूंगा मैं, सबऑर्डिनेट ऑफ इंद्र प्लस क्रॉप साइकिल में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस, क्रॉप साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो रेनफॉल है, नॉर्थ इंडिया आते आते एराटिक हो जा रहा है। आज देखिए हैदराबाद में, नागपुर में, बेंगलोर में बेतहाशा बारिश है 3 दिन से, लेकिन नॉर्थ इंडिया में परसों हुई थी, आज और कल नहीं हुई, इसलिए ये नदियों के पास रहा करते थे। ठीक है, पराजन्य ये गॉड है, उसी में है। और एक जो आपके नोट्स में है गॉड, ये एनसीईआरटी में है ये वाला गॉड, और एक जो आपके नोट्स में है वो अश्विन है। अश्विन क्या है, तो ऋग्वेद के मुताबिक ये ट्विन सन, जुड़वा है, ट्विन सन्स ऑफ गॉड, सन, ट्विन सन्स ऑफ गॉड सन है। सवेरे की भोर ये लेकर आते हैं, हेल्थ ये लेकर आते हैं, मेडिसिन ये लेकर आते हैं। बाद में ना क्या होता था कि सुबह सुबह ना गांव खेड़ों में ये होता है, देहात में, कि जानवर चारागाह की तरफ चल देते हैं
और शाम होती है ना मगरिब का वक्त, तो अपने आप जानवर चारागाह से वापस आने लगते। तो मेरे दादाजी थे, वो अपनी थैली हमारी भैंस के सिंग में लगा देते थे जब शाम को मगरिब के बाद वो बाजार से आते थे। तो पहले उनकी थैली लेकर भैंस आती थी, पीछे पीछे वो आते थे। तो ऋग्वेदिक इसको क्या मानते थे कि अश्विन ये पशुओं का पशुपति है, ये पशुओं का गॉड, पशुओं को डायरेक्ट करता है, उन्हें गाइड बनकर चारागाह तक ले जाता है, वहां से वापस लाकर घर पे लाता है। डॉन और डस्क यानी सुबह फजर का वक्त और शाम को मगरिब के वक्त, ये दोनों के वक्त जो सितारे निकलते हैं, जो आज हमको पता है साइंस में एक वीनस है और दूसरा जो है वो जो मार्स है, ये दोनों जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दिखते हैं, उसको ये अश्विन कहा करते थे। जुड़वा बेटे किसके? राजा सन के। अब देखिए एक नया क्वेश्चन मेंस का ये निकल जाए कि ऑल द फोर्सेस ऑफ नेचर विच आर एसोसिएटेड विथ सन, सूरज के साथ लगी हुई हर प्राकृतिक ताकतों के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखे। सूरज के साथ लगी हुई, तो पहले तो मैं सूर्य के बारे में लिखूंगा, गायत्री मंत्र में जो सूर्य का वो आया है वो लिख दूंगा कि इसका ट्रांसलेशन ये होता है। फिर मैं उषा के बारे में लिखूंगा, जिसे सूरज की बेटी कहा गया, सवेरे चलने वाली हवा है ये। इसके चलने के बाद में जो है ये मानते थे ऋग्वेद के लोग कि घोड़े पर रथों पर बैठकर सूरज बाहर निकल कर आता है। उसके बाद मैं ये लिखूंगा कि अश्विन उसके दो जुड़वा बेटे हैं, और ये अश्विन दोनों जुड़वा बेटे, इन्हें सवेरे और शाम पशुओं को गाइड करने वाला माना जाता था। सवेरे ये पशुओं को चारागाह तक रास्ता दिखाते और शाम को वापस लेकर आते। सूरज एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है इनका ऋग्वेद का। क्यों? तत्सवितुर विरेणियम, सवितुर ये वर्ड आया है सूरज के लिए कि हे सविता, हे सूरज की किरणें मेरे अंदर आओ और मेरे अंदर आकर मेरे अंदर घबराहट की तारीखियों को यानी नर्वसनेस की डार्कनेस को काटने में मदद करो। इसका मतलब ये सूरज के साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी ज्ञात थे। ये सब कहां होगा सर? ये सब यहां थिंकिंग स्पेस में होगा सर, ये सब यहां थिंकिंग स्पेस में। पढ़ा हुआ कुछ नहीं आएगा, पढ़े हुए पर सोचा हुआ आएगा। एक और गॉडेस सरस्वती। सरस्वती एक रिवर थी ना सर? बिल्कुल रिवर थी। उस रिवर की खास बात क्या थी? वो घग्गर हाकरा थी जिसका पानी सूख गया था। सर आने वाले वैदिक आर्यंस इसी के दोनों तरफ बसे थे? हाँ। हड़प्पा मोहनजोदारो के सबसे ज्यादा कस्बे भी घग्गर हाकरा के बेल्ट में थे? हाँ। इसका पानी क्यों सूख गया? रिवर कैप्चर हुआ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। घग्गर हाकरा का पानी यमुना में चला गया, पहले वो इंडस में जाता था, इस वजह से ये नदी सूख गई। घग्गर हाकरा सरस्वती। पर ये गॉडेस कैसे बनी सर? ध्यान से सुनना। जब ऋग्वेदिक पीपल आए तो वो इसके दोनों बैंक्स पर बसे और वो अपने साथ एक किताब लाए थे, ओरली लाए थे। याद करो, ओरली लाए थे, रटाते थे अपने बच्चों को। पहली बार उन्होंने बैठकर पंजाब में घग्गर हाकरा रिवर के तट पर बैठकर, जिस रिवर का नाम उन्होंने सरस्वती रखा था, वहां बैठकर इसे लिखना शुरू किया। इसलिए पढ़ाई लिखाई की देवी जो है वो सरस्वती में। क्या है सरस्वती? एक रिवर है। तो फिर पढ़ाई लिखाई की देवी कैसे है? इसलिए कि पहली बार ओरली दिल के अंदर रखी हुई किताब, बाय हार्ट, लर्नड बाय हार्ट किताब, कौन सी? ऋग्वेद, उसको जब लेकर आया गया था तो उसे पहली बार जब लिखा गया तो वो सरस्वती के किनारे लिखा गया था। उस दिन से आज तक हिंदुइज्म में सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ क्या? लर्निंग। अगर आप नहीं सोचोगे ना बेटा ऐसा, तो नहीं होगा। एक और है मेरे पास गॉड, भूमि। भूमि के बारे में हम बात कर चुके हैं। पृथ्वी सेम। पूछा था क्वेश्चन ये कि टेरेस्ट्रियल गॉड, स्थलीय देवताओं के बारे में लिखे, तो हमने लिख दिया था स्थलीय देवताओं के बारे में कि भाई ये था। स्थलीय देवता में अग्नि था, सोम था, पृथ्वी थी, वायु थी, वरुण था। मेरा आंसर खत्म होने पे आ गया। फैजान ने यही लिखा, उसने भी वही लिखा, उसने भी वही लिखा।
लेकिन इसके कंक्लूजन के जस्ट पहले देखो, मुझे रैंक 1 चाहिए। मैं क्या लिख रहा हूं भाई? अग्नि थी, सोम था, वायु था, पृथ्वी थी, ये टेरेस्ट्रियल गॉड ऑफ वैदिक रिलीजन थे। पर मैं खत्म करने से पहले क्या लिख रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड थे, लेकिन उनका भी टेरेस्ट्रियल पे बहुत गहरा असर था। पूरा ना लिख के सिर्फ लिख दे रहा हूं, इंद्रा, रुद्रा, समझ रहे हो? इंद्रा, रुद्रा और ये द्याउस, उषा, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड थे, लेकिन पराजन्य, लेकिन इनका लेना देना जमीन से बहुत था। बताओ हम चारों में से ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे? बताओ कौन बनेगा आईएएस और कौन बनेगा आईपीएस और कौन बनेगा आईएफएस और कौन बनेगा? और यही वो चीज है जो घर पर नहीं हो पाती। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आज की क्लास भी बर्बाद ना हो, है ना? एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, मैं आपको पहले टाइम देता हूं, लिखिए। सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बता दो मुझे, मैं मान जाऊं। इवेलुएट वेरियस अप्रोचेस, evaluate various approaches to understanding of Vedic religion. To understanding of Vedic religion. सिर्फ क्वेश्चन लिखो जरा और अपने आप को समझाओ कि ये पूछा क्या है, बस इतना ही बताओ। वैदिक धर्म को समझने के विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करें। Evaluate the various approaches to the understanding of Vedic religion. Various approaches. वैदिक धर्म को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करें विभिन्न दृष्टिकोणों का। ठीक है, चलें आगे। अब यहां देखिए, वैदिक रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं मैं? इसको समझने के अलग अलग तरीके हैं, वेरियस स्कॉलरली अप्रोचेस हैं। वेरियस स्कॉलरली अप्रोचेस में विभिन्न विद्वानों का दृष्टिकोण अलग अलग है, अलग अलग व्याख्याएं प्रदान की गई है ना? सबसे पहला हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होता है? हिस्टोरिकल अप्रोच, इसको हड़प्पा के साथ मिलाकर देखना। हड़प्पा के बाद कौन आया था? हड़प्पा के खात्मे के बारे में क्या ऋग्वेद में कुछ लिखा है कि रावी नदी के तट पर हरियोपिया में इंद्र की मदद से हमने एक किले को तोड़ा और अंदर गए। हिस्टोरिकल है ना, ये ऐतिहासिक है ना। और एक हिस्टोरिकल अप्रोच, और दासा और दस्यु का उल्लेख भी हमको इसमें मिलता है, जो कल्चरल कंटेक्स्ट में है ना, दासा और दस्यु का। उसके अलावा ऋग्वेद के वो श्लोक जिसमें मिलने वाली चीजें ऑस्ट्रिया हंगरी के मैदानों में पाई जाती, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, ये हिस्टोरिकल अप्रोच हो। संस्कृत के इवोल्यूशन पर कुछ बाहर से लिए गए वर्ड्स जिन्हें हम लोनी वर्ड कहते हैं, लोन वर्ड्स, याद है? नोट्स में लिखा हुआ है लोन वर्ड्स, यानी ये वर्ड ओरिजिनल संस्कृत के नहीं थे, बाहर से लिए गए थे, जब वो यहां आकर सेटल हुए तब लिए गए। लोन वर्ड्स के बारे में, इसका टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्स्ट का एनालिसिस, ये भी आता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है क्योंकि इवेल्युएट करना है, इसलिए हिस्टोरिकल अप्रोच लिखकर अब मैं लिखूंगा इसका लिमिटेशन क्या है। इवेल्युएट करना है ना, तो मैंने आपको अभी अभी ऐतिहासिक चीजें बता दी। इवेल्युएशन इसका यह है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फिर पूरी बात लड़ाइयों में हो जाती है, कौन बाहर से आया, कौन अंदर का था, कौन पहले आया, कौन बाद में हुआ, इस तरफ पूरा पूरा पॉलिटिकल इस्तेमाल की तरफ पूरी बहस मुड़ जाती है ना। और एक लिमिटेशन है, इससे पहले जो लोग पॉलिटिकल बहस हो जाती है, तुम द्रविडियन हो, तुम आर्यन हो, नॉर्थ इंडियन आर्यन है, उस तरफ, ये इसकी लिमिटेशन। हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। दूसरा अप्रोच एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। एंथ्रोपोलॉजिकल,
एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच का मतलब मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण। ये सेकंड अप्रोच है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण में हमें एक स्कल मिला है आर्यन का, हडल्ड स्केलेटन मिले हैं। हडल्ड स्केलेटन मोहनजोदारो में 25 आपस में गुत्थम गुत्था नरकंकाल मिले हैं, जो जिसको देखकर पूरी बहस इस तरफ मुड़ जाती है कि इनका नरसंहार हुआ था। है? इनका नरसंहार हुआ था। और फिर एंथ्रोपोलॉजिकल बहस ये हो जाती है कि हाइट, जॉ, रंग, ये इन्हें अनस कहते थे। अनस याद करो, एक वर्ड था जिसकी नाक नहीं है। ये इन्हें ब्लैक कहते थे, अनस कहते थे, दास और दासी कहते थे, दस्यु कहते थे। ये पूरी बहस इस तरफ चली जाती है। फिर वर्ण और कास्ट सिस्टम आ जाता है। नीचे की कास्ट को ये पूरे राइट्स नहीं देते थे, खासकर प्रिजनर्स ऑफ वार को, जिनको ये कैद करके लाते थे, उन शूद्रों को नहीं मिलता था। फिर डिवीजन ऑफ लेबर इन वैदिक सोसाइटी हो गया। ये एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है। इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन ये है कि साहब बहुत अच्छी बहस है, लेकिन इसमें ना स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल डायमेंशंस नहीं। इसमें ना उपनिषद की कोई बात नहीं, इसमें ना उपनिषद की कोई बात नहीं है। इसमें ना दार्शन शास्त्र, जो कल हमने क्लास की थी कि स्टार्टिंग ऑफ द हिंदू फिलॉसफी, उस पर कोई बहस नहीं। नरकंकाल और चेहरों के हाव भाव और जबड़ों और इसकी पढ़ाई रह रहा है। वो फिलॉसफी नहीं है, वो रिलीजन की गहरी बात नहीं है जिस पर बहस हो। सही है? अब तीसरा अप्रोच देखो, वेद को पढ़ने का, रिलीजियस अप्रोच। रिलीजियस अप्रोच में हम ये कर सकते हैं कि आज के मजहब में क्या क्या बच गया ये बता सकते हैं। आज भी बहुत सारे भगवान बच गए, आज भी गाय अघन्य है, ये बात बच गई। रिलीजियस अप्रोच में क्या बता सकते हो? बहुत सारे भगवान है, बहुदेववाद आज भी बरकरार है, गाय अघन्य है, ये भी बरकरार है। लेकिन एक चेंज आया है, वहां मूर्ति पूजा नहीं थी, इमेज वर्शिप नहीं थी, हवन कुंड थे, यज्ञ थे। आज गुप्ता एज के बाद मूर्ति पूजा पे हम चले गए। और बाकी रिलीजन्स के साथ आज के हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत एंशिएंट रिलीजन है। तो इसके रिलीजन का कंपैरिजन हम सिर्फ कर सकते हैं हड़प्पा के साथ, या मेसोपोटामिया के साथ, या इजिप्ट के साथ, जो कि इतना उल्लेखनीय नहीं है। क्यों? ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि जब ये आए थे तो इन्होंने ही तीनों सिविलाइजेशंस को हराया, एंड दे माइग्रेटेड इन ऑल डायरेक्शन। ये इसका लिमिटेशन। सही है? हाँ, एक बहुत खूबसूरत चीज है रिलीजियस अप्रोच में, आज हमारी सोसाइटी में क्या क्या बाकी है, ये बात का बहुत अच्छा अंदाजा मिल सकता है। ये बात का बहुत अंदाजा मिल सकता है। फिर अगला है फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच, हाँ, उपनिषद की बात करो, स्पिरिचुअलिटी की बात करो, अंदर खाने देखने की बात करो, स्पिरिचुअलिटी की, इथिक्स की, अपने अंदर अपने व्यवहार को सुधारने की, डिजायर्स को खत्म करने की, डिजायर्स से ऊपर उठने की, और अपने आप को ऐसा बनाने की कि हम भगवान में जाकर समाहित हो जाएं। ये सारी बात फिलोसॉफिकल अप्रोच में है, लेकिन ये पर्दा डाल देती है उस कास्ट सिस्टम पे। ये लिमिटेशन है जिस कास्ट सिस्टम के तहत शूद्रों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। फिर फिलोसॉफिकल, तो फिर फिलोसॉफिकल हो जाती है वो सोसाइटी में पोजीशन ऑफ विमेन, पोजीशन ऑफ शूद्रास और वैश्यास, इस पर वो बात नहीं करती। ये उसकी लिमिटेशन है ना, ये उसकी लिमिटेशन है। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, देखो ये खास बात होती है। स्टूडेंट है ना, कभी कभी वो बात करते हैं जो बहुत, उसने कहा सर एक सामाजिक अप्रोच है, सोसाइटल अप्रोच। सोसाइटल अप्रोच, सोसाइटल अप्रोच में पोजीशन ऑफ विमेन, पोजीशन ऑफ विमेन, चेंजिंग नेचर ऑफ सभा एंड समिति, सभा एंड समिति का चेंजिंग नेचर,
उसके बाद इनइक्वालिटी, उसके बाद कास्ट सिस्टम। ये भी पढ़ने का एक अप्रोच है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, बहुत छोटा सा। फिर ये अच्छी बातों को नदारद कर देता है। जो कुछ अच्छी बातें हैं हम उस पर बहस नहीं करते। क्वेश्चन कितना हार्ड था, वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ वैदिक सोसाइटी पर बहस करिए, ये है अप्रोचेस। अब सुनना मेरी बात, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसको नेटफ्लिक्स की तरह बनाया गया है, ऐसा मैं कहता हूं, जिसमें इतने ग्राफिक्स, एनिमेशन और एआई का इस्तेमाल करके दिखाया गया है, अगर वो घर से देख कर नहीं आओगे तो ये जो वैल्यू एडिशन की मेंस की बहस है, इसके लिए टाइम क्लास में नहीं बचे। फिर हम दोनों को बैठकर वही वापस रटना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, अगले 3 महीने सबसे बड़ा सब्जेक्ट उठाया हमने, क्या? हिस्ट्री। उसके साथ उठाना चाहिए तो पॉलिटी या ज्योग्राफी, रोक दिया। क्यों? 2 बड़े सब्जेक्ट नहीं करते हैं, एक बड़ा सब्जेक्ट और एक ठीक ठाक बड़ा सब्जेक्ट, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, दोनों कर लेते हैं। सही है। और ये दोनों ऐसा करते हैं पहले 3 महीने में कि दोबारा इनका रिवीजन ना करना पड़े, फिर अक्टूबर से ज्योग्राफी और पॉलिटी उठाते हैं। लेकिन उस ज्योग्राफी और पॉलिटी के वक्त अल्लाह के वास्ते आज रोज 4 लेक्चर देखा करो, रोज 4 लेक्चर देखा करो। क्यों? इतना पक्का कर लो ना हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कि ज्योग्राफी पॉलिटी के वक्त जब हम जाएंगे तो वापस इस तरफ नहीं आए। फिर एक काम करा करेंगे, तीसरे संडे को, हर महीने के सैटरडे संडे को, जैसे हमारी छुट्टी रहती है क्योंकि संडे टेस्ट रहता है, हम क्या करेंगे, लॉक लगा के आरसीए में जंजीर से पैर बांधकर एक सैटरडे संडे पूरा हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। यही तरीका है, इसके अलावा नहीं है। अब आप सोचना सीख गए, आंसर लिखना सीख गए हैं, तो एक बार हाथ उठा के बताइए ताकि मैं आगे ले चलूं। लिखो, एग्जामिन द सैक्रिफाइस एज अ रिचुअल। Examine the sacrifice as a ritual and a form of social exchange in Vedic India. Examine the sacrifice as a ritual and a form of social exchange in Vedic India. वैदिक भारत में अनुष्ठान एक सामाजिक आदान प्रदान के रूप में बलिदान की जांच करिए। लिखिए, वैदिक भारत में अनुष्ठान एक सामाजिक आदान प्रदान का स्वरूप था। वैदिक भारत में अनुष्ठान एक सामाजिक आदान प्रदान का स्वरूप था, इस बात की जांच करिए। Examine the sacrifice as a ritual and a form of social exchange in Vedic India. And a form of social exchange in Vedic India. चलिए, आपके पास 2 मिनट है, स्केलेटन लिखिए, पूरा आंसर नहीं चाहिए। देखिए यार, इस आंसर के इंट्रोडक्शन में कितनी अच्छी बात है कि they were not merely the religious ceremonies. ये सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज नहीं थे, मल्टी फैसेटेड इवेंट्स थे। लिख लो एक लाइन। नॉट, अच्छा ये सोचने वाली बात है ना, मैं सोच रहा हूं। नॉट मियरली रिलीजियस सेरेमनी, not merely religious ceremonies, not merely religious ceremonies, but multifaceted events. देखिए वर्ड कैसे यूज किए हैं। भाषा सीखने का सबसे सही तरीका है आईएएस की तैयारी, बट मल्टीफेसेटेड इवेंट्स, नॉट मियरली रिलीजियस बट मल्टीफेसेटेड इवेंट्स। केवल धार्मिक समारोह नहीं थे, बल्कि बहुमुखी कार्यक्रम थे। केवल धार्मिक समारोह नहीं थे, बल्कि बहुमुखी कार्यक्रम थे। अब ऋग्वेद याद करो, ऋग्वेद में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने वाली चीजें होती थी। मतलब सोसाइटल हार्मनी was ensured through Vedic sacrifices in Rigved. सोसाइटल हार्मनी, मैं यहां पे वर्ड लिख दूंगा, सोसाइटल हार्मनी। क्यों? एक के हाथ में सब कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, सबके हाथों में बट रहा है। सोसाइटल हार्मनी हिंदी में से क्यों, कैसे कहेंगे? सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए
ये यज्ञ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। अब मैं रिचुअल के बारे में लिखूंगा। अग्नि, अग्नि के अंदर डालते थे। इनका यह मानना था कि अग्नि जब कंज्यूम करती है तो ईश्वर तक पहुंचा देती है। जब ईश्वर तक पहुंचा देती है, इस रिचुअल को अग्निहोत्र कहते थे। अग्निहोत्र कहते थे। अच्छा, एक तरह के तो यज्ञ नहीं थे ना, राजसूय अलग था। राजसूय अलग था, एक यज्ञ था। अश्वमेध अलग था। पुरुषमेध अलग था। पुरुषमेध अलग था। सर्वमेध अलग था। अश्वमेध अलग था, पुरुषमेध अलग था, राजसूय अलग था। अब इसमें होता क्या था? अभी तक मैं आंसर पे नहीं आया हूं। हाँ, अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने पूछा यह है कि भाई इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता था क्या, मतलब जो पैसे हैं वो आपस में या चीजें बदलती थी क्या। लेकिन इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया, आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाहिए, मेरा थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता था। कैसे होता था? पहला पॉइंट लिखते चलो, अब मैं बोर्ड पे और नहीं लिखूंगा, लिखो। इसको बहुत बड़े सम्राट या राजा स्पॉन्सर करते थे, है ना। बहुत बड़े सम्राट या राजा इसको स्पॉन्सर करते थे, इसको पैट्रोनेज देते थे। तो सम्राट या राजा के स्पॉन्सर करने से, या यूं कह लें कि इसमें जो संसाधन लगते थे वो इतने ज्यादा थे कि धनवान संरक्षक सम्राट या राजा ही इसे स्पॉन्सर कर पाता था। ठीक है। हाँ, इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता था। ठीक है। सबसे ज्यादा वेल्थ राजा के हाथ से निकलकर ब्राह्मण के हाथ में आता था। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा वेल्थ राजा के हाथ से निकलकर ब्राह्मण के हाथ में आता था। ठीक है। फिर ब्राह्मण के शिष्यों के हाथ में वो बचता था। ठीक है। अध्वर्यु और अग्निहोत्री, अध्वर्यु और अलग अलग ब्राह्मण्स के नाम आए हैं जो मेरे दिमाग से अभी निकल गए, उनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट होता था। ठीक है। बलिदान के लिए जो मवेशी खरीदे जाते थे, या बलिदान के लिए जो मवेशी इकट्ठे किए जाते थे, वो वैश्य से लेते थे। तो वैश्यास के हाथ में इन मवेशियों के बदले जो हाथ में दिया जाता था, उससे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता था, है ना। मवेशी मवेशी किससे खरीदते थे आप? कौन पालता था? पशुपालन कौन करता था? वैश्य करते थे, है ना। फिर आप याद करिए, राजा बनने से पहले एक रत्न हविस सेरेमनी थी जिसमें हीरा ले जाकर हर एक के घर में देना पड़ता था। तो वो हीरा कहां से शुरू होता था? चीफ क्वीन से शुरू होता था, महिषी, फिर पुरोहित, पहले चीफ क्वीन, फिर डिस्कार्डेड क्वीन, फिर पुरोहित, फिर सेनानी कमांडर, फिर चैरियट मेकर, फिर कारपेंटर, है ना। फिर वो ट्रेजरर, फिर वो टैक्स कलेक्टर, फिर उसके बाद में लास्ट में उनका चैरियट ड्राइवर और कुरियर। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे राजाओं को बुलाया जाता था। वो राजा अपने अपने हाथ से अपने यहां से लाया हुआ एक तोहफा बड़े राजा को देते थे। बड़े राजा बदले में उनको कुछ देता था। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है जो हाथ में हो रहा था। लेकिन अब मेरी कंक्लूडिंग लाइन आ रही है, अनफॉर्चुनेटली इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में शूद्रास के हाथ में बहुत कम आता। अनफॉर्चुनेटली वो जो बॉटम ऑफ द लैडर पे रहते थे, यानी पिरामिड के सबसे निचला हिस्सा जो शूद्र थे, उनके हाथ में इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से बहुत कम चीजें निकल कर आती थी। सही है। एक काम करेंगे, थोड़ा मेंस वाला माहौल बनाएंगे। 5 मिनट लीजिए, मेरे बताए हुए इस पर अब एक आंसर का स्केलेटन बना के देखिए, जरा करिए, क्योंकि ये काम आपको करना ही है। सही है। मेरा स्केलेटन देखिए जो मैं बनाकर लाया हूं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, उसको अपने आप से मैच करिए। सबसे पहले ऑफरिंग्स एंड डोनेशंस, ऑफरिंग्स एंड डोनेशंस। उसके बाद पैट्रोनेज बाय धनवान व्यक्ति, बहुत संरक्षण
आर्थिक संरक्षण बहुत धनवान व्यक्ति देते थे, पैट्रोनेज बाय रिच, वेरी रिच पीपल। उसके बाद गिफ्ट टू प्रीस्ट, दक्षिणा, दक्षिणा टू प्रीस्ट, पुरोहितों को मिलने वाली दक्षिणा, सबसे बड़ा स्रोत ये। फिर उसमें एक लाइन ये भी डाल देना कि जो चीफ प्रीस्ट था वो अपने छोटे प्रीस्ट में उसका एक हिस्सा वो बांट दिया करता था। दक्षिणा टू प्रीस्ट, ठीक है। हाँ, कैटल परचेस, कैटल परचेस फ्रॉम वैश्यास, कैटल परचेस फ्रॉम वैश्यास, ठीक है। उसके बाद में छोटे राजा जो थे, मतलब राजसूय यज्ञ में राजाओं का लाया हुआ गिफ्ट नहीं, रत्न हविस सेरेमनी, जिसमें वो एक एक रत्न हविस सेरेमनी, जिसमें वो एक एक क्या कहते हैं उसको, एक एक हीरा बांटते थे, उससे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता था, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज भी होती थी। लेकिन कंक्लूजन में अनफॉर्चुनेटली इससे शुरुआत में तो शूद्राज अलाउड थे ऋग्वेद की वर्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में शूद्राज और विमेन इससे बाहर होते चले। शूद्राज एंड विमेन इससे बाहर होते चले। सही है। अब सुनना है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम यह है कि जब हम चीजों को रटते हैं या कई बार लिखते हैं तो हम अपने जहन को इस तरह नहीं खोल पाते, ये है प्रॉब्लम। तो करना क्या चाहिए सर? करना ये चाहिए कि अपने पढ़े हुए पर एक बार भी रटना नहीं चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। किस चीज पर सोचना चाहिए सर? मैं दिखाता हूं किस चीज पर, इस हिस्से पर। और इस हिस्से पे बार बार सोचने से जो एक कंक्लूजन डिराइव होता है, जो एक सोच निकल आती है, वो इस हिस्से पे लिखना। अगर आप रटोगे, बैठकर रटते रहोगे, मेरी बात सुन लो, पढ़ते समय रीआइट्रेशन, रिपीटेशन नहीं चाहिए। ये जो रिपीटेशन है ना, ये नहीं चाहिए, रीआइट्रेशन चाहिए। क्या है रीआइट्रेशन? रीआइट्रेशन मतलब अपने लिखी हुई इन छोटी छोटी लाइंस को हर बार एक नई नीयत से देखना, हर बार एक नई नीयत से देखना, उसे फिर समझने की कोशिश करना, उस पर एक निष्कर्ष निकालना, एक कंक्लूजन निकालना, और जैसे ही वो कंक्लूजन आ जाए वो इस तरफ लिख दे। यूपीएससी है, 850 से 1000 सीटें हैं, सारे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल नहीं पास होते। पास वो होते हैं जो रीआइट्रेशन करते हैं, बस, और कुछ नहीं। दूसरा, उनके जहनो गुमान में सिर्फ एक बात रहती है, मैं कैसे पास होऊंगा या मैं कैसे पास हूं, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे इस कंटेंट के साथ क्या करना चाहिए, मेरे सामने अभी जो किताब खुली है इसमें से मुझे क्या निकालना चाहिए, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, कुछ नहीं। और जो कंटेंट और किताब आपने निकाली है उसमें से छोटी छोटी लाइनें, छोटी छोटी लाइनें, और इन लाइनों पर सोचा हुआ उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो निष्कर्ष है, वो इस, यही वो प्रीलिम्स और मेंस है जो हाथ हाथ में जाता है। अब आपको मैं एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेंस का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहा है, कैसे? विच अमंग्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित में से कितने वाक्य इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सैक्रिफाइसेस यानी बलिदान का अनुष्ठान यह सामाजिक व्यवस्था में वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। मेंस का क्वेश्चन है ये कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत अच्छा सोर्स क्या था? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत अच्छा सोर्स सैक्रिफाइसेस था, जो बाद में उसका रूप चेंज हुआ। पर प्रीलिम्स में वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने वाक्य हैं जो इस बात की तरफ सूचना देते हैं कि भाई वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन ऋग्वेद में होता था। इसका मतलब है, हो सकता है नहीं, पक्का मतलब है, इस तरफ से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, और इसके अलावा ये सब नहीं होगा। दुनिया में कोई भी ये कहे कि ऐसा करने से हो जाता है, वैसा करने से हो जाता है,
आपको जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, उसको करने से होता है। और एक बात याद रखना, आप जो कर रहे हो, उसका फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़े। यही सच्चाई। इसी पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम वालेकुम।